सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस की यूट्यूब चैनल पे। जी हां, हम लोग क्या कर रहे थे, एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे। तो एनटीपीसी का 17 जनवरी 2017 का थर्ड शिफ्ट कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखना है आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में से एक छात्र ने 25 अंक में से 9 अंक प्राप्त किए, तो छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत व्यक्त करें। ध्यान दीजिएगा, एक छात्र कक्षा के अंदर और उसने क्या है 25 में से वो जो नंबर लाया है वो 9 नंबर मतलब 9 अंक लाया है। एक छात्र है जो 25 अंक में से 9 अंक लाता है और कहता है कि जो नंबर लाया उसको प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, प्रतिशत में व्यक्त करना है तो जो नंबर लाया उसको ऊपर लिखिए और टोटल नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करते हैं और बहुत सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से कितने बार में, 4 बार में, और 9 चौके 36%। मतलब उसने 25 में से 9 अंक लाया, मतलब कि 36% लाया उसने। तो बात समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cot x बराबर 5/12। देखिए, cot x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 5/12 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या डिमांड कर रहा है, बोल रहा है कि sin x प्लस 1/cot x प्लस sec x, यही हमारा क्वेश्चन, इसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मेरे पास cot x का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं cot x मतलब cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, मतलब क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर। याद होगा एक फॉर्म करवाए थे पीछे, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर चुके हैं। लाल बटा कक्का क्या होता है, तो लाल बटा कक्का समझिए यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा। देखिए, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। बढ़िया, तो ये आपका साइन कॉस टेन का फॉर्म होता है। अब देखिए, साइन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। मतलब कॉसेक क्या होगा फॉर्मूला, कर्ण बटे लंब। कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब, है ना। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट का क्या फॉर्म होता है, आधार बटे लंब। बढ़िया, तो देखिए कॉट और आधार बटे लंब, वही लिखे आधार बटे लंब। देखिए, अब हम लोग क्या करें ना, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, मतलब कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे ऐसे। और देखिए, हमको मालूम है कि 5 क्या है, मेरा आधार है, आधार मतलब बेस है, तो बेस क्या हो गया 5, और एल मतलब क्या होता है, लंब। लंब मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, तो 12 हो गया, है ना। अब हमको कर्ण निकाल लेना। कर्ण निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और दोनों का होल रूट कर देंगे। तो आसानी से निकाल सकते हैं, लंब का स्क्वायर 12 है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस आधार कितना, आधार का स्क्वायर 25, रूट कर देंगे, कितना हो गया, तो हो गया 144 और 25 169, और 16 का रूट क्या होगा 13, मतलब कर्ण मेरा 13 निकल गया। अब देखिए, मेरे पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। अब आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना दिया हुआ है 12 दीजिए, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, सही है, प्लस। अब देखिए 1/cot x, तो 1/cot x के बराबर क्या होता है टेन थीटा, क्योंकि इनवर्स है। या फिर आप डायरेक्टली इसको इसी फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए, cot x। तो cot x का वैल्यू तो दिया ही है 5/12, इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा ही कर दिए। ठीक है, cot x का वैल्यू दिया हुआ था क्या 5/12, और हम लोग जानते हैं आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब तो यहाँ दिया ही है वैल्यू, तो रख दिए वहाँ पे। अब प्लस सेक x, मतलब सेक थीटा का फॉर्म क्या होता है, तो सेक बराबर देखिए, सेक है ना, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है मेरा 13 है, और आधार कितना है, तो 5 है। बढ़िया, अब इसको थोड़ा सा हम एक बार सही कर लेते हैं, 12/13 प्लस, इसको पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा 12/5 प्लस 13/5, ये हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 13 5 5 का एलसीएम 65 हो जाएगा।
65 होगा एलसीएम। अब 13 से कितने बार में कटेगा? 5 बार में, तो 12 पचे 60। 5 से कितने बार में? 13 बार में, और 13 गुना 12 तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 का 6, और 2 हाथ में 13 कम 13 2 15, 156 है ना, प्लस 5 से 13 बार में, और 13 गुना 13 क्या हो जाएगा? 169। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? तो जोड़ लेते हैं, 9 6 15 और 0, 15 का 5 कैरी 1, और फिर 6 5 11 11 और 6 15, सॉरी 11 6 17, 11 6 17 और 1 18 का 8 कैरी 1, और 1 1 2 2 1 1 3, 385/65। अब डिवाइड हो रहा तो काट लेते हैं इसको। तो देखिए, तो मेरा कटेगा 5 से काटते, 5 से 13 बार में और 5 से, तो 7 पचे 35, बच गया 3, 7 पचे 35। तो अब तो कटेगा नहीं, तो रख देंगे 77/13। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है फंडा? फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि देव ने एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा। देखिए, हमने कहा है कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो या फिर परसेंटेज क्वेश्चन हो, टोटल वैल्यू को हम लोग 100% लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो मेरा खरीद मूल्य है उसको 100% लेंगे। तो समझिए, यहाँ पे खरीद मूल्य हमने क्या समझ लिया? इसको 100% है। और कहता क्वेश्चन है कि 2210 रुपये में जब बेचते हैं ना, 15% का हानि होता है। तो 2210 में जब बेचते हैं 15% का हानि होता है, तो सिंपल सी बात है, हमने कितना परसेंट में बेचा होगा? 85% में। ये टोटल वैल्यू मेरा 100% है, और हम जब 2210 में बेचते हैं तो 15% का मेरा हानि होता है। इसका मतलब यही है क्या कि 15% हानि हो रहा, मतलब हमने 85% बेचा होगा, और 85% का वैल्यू हमने क्या रखा? 2210 रुपया, क्योंकि 2210 में बेचने से ही 15% का हानि हुआ ना जी। बढ़िया। अब आगे बोलता है क्या? आगे कहता है उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपए में बेचना जाना चाहिए, है ना। अब देखिए, इसी बस को है ना 15% लाभ पर बेचना है। तो जब 15% लाभ पर बेचेंगे, सिंपल सी बात है कि 100% मेरा खरीद मूल्य है और हम 15% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 15 ज्यादा में बेचना पड़ेगा। मतलब कितना बेचना पड़ेगा हमको? 115% पे। तो बस खत्म कहानी, इतना में सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना का इतना, तो इतना का कितना, तो बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2210 गुने 115 और बटे में 85। अब 5 से काटिए, 5 से 23 बार में और 5 से 17 बार में। अब आगे काटते हैं, कटेगा तो देखते हैं 17 से एक बार में 17, बच कितना गया मेरे पास? 3 2 5 51, 17 3 51, मतलब 130 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं, 23 गुने 3 तो हो जाएगा 69 का 9, 6 हाथ में। अब हो गया फिर 23 से कम 23 और 6, 23 और 6 हो जाएगा आपका 29 और 1 0, मतलब कि 2990 रुपए में बेचेंगे तो हमको जाके 15% का लाभ होगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 2990, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है फंडा? कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है जो आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या है और क्या कहता है। कहता है कि एक स्कूल में, जी हाँ, एक स्कूल में 200 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 200 छात्र हैं, जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। देखिए, टोटल छात्र मतलब कि छात्र मतलब क्या हो गया? बॉय और गर्ल दोनों मिलाकर कितने हैं? 200 हैं। 200 छात्र हैं, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के हैं। और इसमें कहता है कि 200 में 7/10 छात्र लड़के हैं, 7/10 क्या है? बॉयज हैं। और आगे क्या बोल रहा है? आगे कह रहा है कि स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। समझिए, यहां पे टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के 200 हैं, और लड़कों की संख्या जो है हमारा 7/10। देखिए, हमने बताया था आपको कि जब भी बट्टे में देता है तो बट्टे में जो नीचे रिप्रेजेंट करता है वो टोटल वैल्यू को, रेशियो में टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि टोटल रेशियो में 10 बच्चे हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों 10 हैं, जिसमें 7 क्या हैं? लड़के हैं। तो सिंपल से 7 जब लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 3/10 होंगी। क्लियर फंडा? लेकिन हमसे पूछा क्या है? लड़कियों की संख्या पूछा है।
तो छात्र स्कूल में छात्राओं की संख्या पूछा है, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो बात समझिए। तो देखिए यहाँ पे 200 में 7/10 लड़के हैं, तो लड़कियां कितना बची 3/10, क्योंकि टोटल मेरा 10 है, 10 में 7 लड़का है, तो लड़की कितना बची 3, कितना में 10 में। तो 200 में लड़कियों की संख्या क्या आएगा, बस कुछ नहीं करना है, 3/10 कर दीजिए, 0 गया और 20 दिया 60, मतलब 60 लड़कियां हैं। तो हम आसानी से एकदम बहुत ही मस्ती से बना सकते हैं और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, जी हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल a और b दो संख्या है और दोनों का जो मल्टीपल जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कितना 49 है ना, मतलब 4,941 और उनका लघुत्तम मतलब कि एलसीएम जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है 81 और आपसे फाइंड करने बोला एचसीएफ। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, मतलब हमेशा रेलवे के अंदर तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है और कई बार हमेशा ही पूछता रहता है और पूछा भी है, क्योंकि पूछा ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एग्जाम में, जो दिया गया क्वेश्चन वही कर रहे हैं हम लोग और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, बस समझ लिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, करना क्या है, एक फॉर्म है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। आप बोलेंगे सर कि ये फॉर्मूला सर कैसे हुआ, कहां से हुआ? देखिए फॉर्मूला है, फॉर्म है, इसको हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे समझना चाहते हैं तो देखिए हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, समझिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो संख्या ले लेते हैं, अभी क्वेश्चन भूल जाइए, इस फॉर्म को हम प्रूव करते हैं, इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए हम दो संख्या ले लिए 20 और 25, ये दो संख्या ले लिए है ना। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट सके। तो हमको ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को काट सकता है, बड़ा से बड़ा नंबर लेना है। तो देखिए 5 से बड़ा इन दोनों को काटने वाला और कोई नंबर नहीं है, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन 5 से बड़ा और कोई नंबर नहीं जो दोनों काट सके, इसलिए एलसीएम मेरा क्या हो गया 5। अब एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होता है, वो छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से कट सके। देखिए जो काटता है वो एचसीएफ होता है और जो कटता है वो एलसीएम होता है। तो देखिए ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर ले जो दोनों से कट जाए, तो देखिए 100 जो है 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। अब 100 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो दोनों से कट सके, इसलिए मेरा एलसीएम क्या हो गया 100। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 20 25 तो हो जाएगा आपका 20 दूनी 50 मतलब 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। तो 20 गुने 25 हो जाएगा 500। जब हम दो संख्याओं को गुना किए तो कितना आया 500 आया। अब हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो एचसीएफ गुने एलसीएम कितना होगा, ये भी 500 होगा। तो आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जितना वैल्यू आया उतना ही दोनों संख्याओं मतलब दोनों संख्याओं से जो एचसीएफ और एलसीएम आए थे उनको भी गुना करने से वैल्यू उतना ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने पर उतना ही वैल्यू आता है, इसलिए ये फॉर्म सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो इसी फॉर्मेट में हमारा प्रूफ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सॉल्व कर लेना है, तो हमको गुणनफल दिया हुआ ऑलरेडी कितना दिया हुआ गुणनफल दोनों का 4941 और एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल सी बात है और आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, काटते हैं 9 से, ये 9 बार में कटेगा और 9 से ही काटते हैं। तो 9 चौके 36 और 9 पचे 45, तो 9 पचे 45 बच गया 4, तो 4 बच गया तो 44 हो गया। तो 9 चौके 36, तो 36 और 4 4 8 81 हो गया, तो हो गया आपका 9 बार में, मतलब 5 4 9 बार में। फिर 9 से कट जाएगा तो 9 से 1 बार में और 9 से, तो 9 छक्के 54 और 9 एकम 9 मतलब 61 बार में कट जाएगा। मतलब मेरा एचसीएफ क्या निकल गया, तो एचसीएफ निकल गया 61। तो क्लियर है फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता है कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य मतलब क्या औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत निकालना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है कि जो 1 से स्टार्ट होता है, क्या होता है 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जो नंबर चलते हैं वो सारा नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट, है ना।
तो नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर लेना है हमको 1 से 50 तक लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग का बोला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 50। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखिए इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहले समझना है कि लगातार संख्या मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कंटिन्यूअस नंबर। देखिए कंटिन्यूअस नंबर पहचानने के लिए क्या होता है? देखिए यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि कंटिन्यूअस नंबर ही है, क्योंकि 1 2 3 4 लगातार दिख रहा है, तो ये कंटिन्यूअस लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आपको पूछेगा कि लगातार सम संख्याओं का, तो देखिए सम संख्या फिर कैसे आएंगे? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट मान लीजिए 80, कुछ भी बोल दे, है ना, तो लगातार संख्याओं का। या फिर आपका बोल दे विषम संख्याओं का, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे चलेगा। तो देखिए लगातार संख्या कैसे समझते हैं कि लगातार संख्या है? तो लगातार संख्या समझने के लिए उसका डिफरेंस चेक करते हैं संख्याओं का। डिफरेंस कितने का? 1। फिर डिफरेंस कितने का? 1। डिफरेंस का 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस। देखिए डिफरेंस सब में सेम आते जाएगा तो हम समझते हैं क्या? लगातार संख्या। ये तो हमको ऐसा ही समझ में आ रहा है और बोल भी दिया है ना। अब देखिए यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 2 2। डिफरेंस यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी 2 2 2। मतलब जो डिफरेंस इक्वल आते जाए हर जगह उसको हम लोग लगातार कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहते हैं। और लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए वो करना क्या आता है? फर्स्ट एंड लास्ट। क्या करेंगे? जब भी लगातार संख्या हो उसका औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर जो लिखेंगे एंड लास्ट नंबर जो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट एंड प्लस लास्ट बाई 2, तो 51/2 मतलब क्या हो जाएगा? 25.5, है ना। तो ये बस समझाने के लिए कह दिए कि लगातार संख्या क्या होता है। जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 लगातार आएगा तभी लगातार। डिफरेंस अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 3 6 9 12, तो देखिए डिफरेंस इसमें भी सेम आएगा। तो जब डिफरेंस सेम है तो इसको भी हम लोग लगातार कह सकते हैं, है ना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1.427। देखिए 1.427 ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, बार वाला क्वेश्चन है ना। सही अभिव्यंजन है को इंगित करता है, मतलब अब इसको सॉल्यूशन करके क्या वैल्यू आएगा वो बताना है आपको, है ना। तो देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा, समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन में दिया होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए इसके बारे में भी हम पूरा डिफाइन कर चुके हैं, इसका ऑलरेडी पूरा वीडियोस बन के डाला हुआ है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, और पीछे भी पूछे गए थे एनटीपीसी के अंदर, तो पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले पॉइंट का पहले वाला को अलग कर लीजिए। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? 0.427 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे फिर वही चीज़ आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिए यहाँ पे इसको रहने दीजिए। जब भी ये बार हटाएंगे तो क्या करेंगे? तो बार हटाते हैं तो जितना पे बार लगा है उतना पे हम लोग उतना 9 लगाते हैं। जितना पे बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, उतना 9 लिखेंगे। और जितना पे बार नहीं लगा हुआ, कितना पे नहीं लगा हुआ? 1 ठो पे, तो हम लोग 1 ठो 0 पे बैठाएंगे। अगर मान लीजिए 2 पे बार नहीं लगा होता तो 2 0 बैठाते हैं। जितना पे बार लगा है उतना 9 लिखेंगे, और जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 बैठाएंगे। और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको ऊपर में माइनस भी करेंगे। बढ़िया। तो 1 प्लस, अब इसमें घटिया कितना आ जाएगा? तो 423/990। अब देखिए इसको कट सकते हैं तो कट सकता है, तो अगर कट रहा है तो काट लीजिए। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 से। तो देखिए 3 से काटते हैं तो 3 से 9 से कट जाए, 9 से काटते सीधे, तो 9 चौके 36, बच गया कितना बस? 4 2 6 63, 9 7 63, और 9 से 110 बार में। बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या? 1 + 4 7 1 1 0। देखिए इसका फिर एलसीएम लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। उससे अच्छा क्या है, यहाँ पे है बस सटा दीजिए 4 7 1 1 0, क्योंकि इसका एलसीएम लेके जोड़ने और डिवाइड करने के बाद आपको पूर्णांक में यही वैल्यू आने वाला है। तो जब भी इस पैटर्न पे आए तो आप बस इसको सटा दीजिए, सीधे यही वैल्यू आएगा सॉल्यूशन करने के बाद भी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से पूर्णांक में ही दिया है क्या? तो पूर्णांक में ऑप्शन ना देकर ये फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है।
तो फ्रैक्शन में दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे, है ना। देखिए आपका ये भी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में जो है ना ये आंसर नहीं दिया हुआ, वो फ्रैक्शन में ही दिया है, तो फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं। तो 110 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 110 प्लस 47 डिवाइड बाई 10, है ना। अब जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 157/110। देखिए अगर मेरा पूर्णांक में दिया होता तो ऐसे कर लेते सीधे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग जोड़ लेंगे, है ना। जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे बना लेना है, कोई बात दिक्कत वाली नहीं है, क्लियर हो चुका फंडा। देखिए आप देख रहे हैं ना एनटीपीसी का क्वेश्चन कितना चुटकियों में कितना कम टाइम में बन रहा है। बस आपका प्रयास चाहिए, प्रयास करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो ही आपका एग्जाम निकलने वाला है। और जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को, जितना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, बस इसको देखते जाइए, नोट करते जाइए, को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोग का ऐप पे टेस्ट सीरीज भी चल रहा है एनटीपीसी का, तो यहाँ से सीखिए, वहाँ टेस्ट दीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है क्या कहता है, कहता है कि एक कंटेनर में 2 छिद्र हैं। एक कंटेनर में क्या है 2 छिद्र हैं, मतलब 2 छेद हैं, और प्रथम जो छिद्र मतलब पहला जो छेद है वो 15 मिनट में खाली करता है, जबकि दूसरा छेद जो है 10 मिनट में खाली करता है। बढ़िया, 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है तो दोनों छिद्र एक साथ खोल देने पर कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तेरा कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है। आपको जब एग्जाम में सामने आता हो ना स्क्रीन पे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही आपको डर लगता होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, जबकि कुछ है नहीं, बस सिंपल सा है, बस क्वेश्चन को लेंदी कर दिया है, बनाना कुछ नहीं। बोलता है कि ये जो खाली करता है 15 मिनट में एक छेद जो है ना टंकी को, टंकी है ये, एक छेद 15 मिनट में और दूसरा छेद खाली कर रहा है 10 मिनट में। तो बोलता है कि दोनों मिलकर, दोनों जब साथ में मिल जाएगा तो कितने देर में इस कंटेनर को खाली कर देगा। कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से कट जाए। ऑलरेडी सिखा चुके आप लोगों को, है ना। तो ऐसा छेद आपको ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से कट जाए, मतलब कि दोनों का एलसीएम। तो हम अगर 30 लेंगे तो इससे कट जाएगा 2 बार में और इससे कट जाएगा 3 बार में, है ना। ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, तो 30 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, ले लिए हम लोग। अब देखिए 2 बार में कट गया, उससे 3 बार में कट गया। बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि टंकी में जो इसका क्षमता, इस टंकी कंटेनर जो क्षमता है वो 30 लीटर पानी इसमें डाल सकता है। कितना 30 लीटर। ये जो टोटल वैल्यू आएगा वही बताता है इसका क्षमता, मतलब इसके अंदर कितना कैपेसिटी है पानी रखने का वो बताता है। तो 30 लीटर इसके अंदर पानी आ सकता है। अब जो छेद, पहला जो छेद है ना, वो छेद जो है 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा, तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालेगा। 1 मिनट में कितना लीटर, 2 लीटर। और नल बी जो है, मतलब छेद बी जो है 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा, 3 लीटर। तो ये 2 लीटर निकालेगा, 3 लीटर निकालेगा। जब दोनों मिलके काम करेगा ए और बी, तो 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा, 2 और 3 5 निकालेगा। तो 1 मिनट में 5 निकालेगा और टोटल इसमें कितना पानी है 30 लीटर। तो 1 मिनट में 5 लीटर, तो 30 लीटर निकालने में कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट। बस स्वाहा। तो बड़ा खाली क्वेश्चन देखने का होता है और कुछ होता ही नहीं है, बस डरना नहीं है। डरेंगे क्यों, जब आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। जब आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तभी आपको डर लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, और जब कॉन्फिडेंस होगा ना तो दशरथ मांझी बन सकते हैं आप। पहाड़ को तोड़ के गिरा सकते हैं, उतने बड़ा पहाड़ भी आपको छोटा लगेगा। नहीं तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपको पहाड़ लग रहा होगा दिखने में, है ना। तो बस यही खेल है एग्जाम का, बस ध्यान से समझना है और बनाना है, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अमृत कुशल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। अमृत जो है ना, अमृत जो है कुशल से दुगना पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। तो मतलब कुशल 1 क्षमता रखता होगा तो अमृत 2 रखता होगा। तो ये क्या निकल गया, एफिशिएंसी, मतलब क्षमता निकल गई है, कार्य करने की क्षमता निकल गया, है ना। और फिर आगे कहता है दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं। दोनों मिलकर मतलब ए और के दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो आगे पूछा है कितने दिन में कुशल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा। समझिए यहाँ पे देखिए, यही बोल दिया कि अमृत जो है कुशल से दुगना कार्य करने का क्षमता रखता है। मतलब ये दुगना मतलब स्पीड से काम करता होगा, जितना स्पीड में ये काम करता होगा इसके तुलना में दुगना है। ठीक है, बढ़िया बात समझिए। दोनों मिलकर कोई काम 6 दिन में करता है, तो बोला है कि कुशल कितने समय में करेगा। तो कुछ नहीं करना, समझिए यहाँ पे दोनों का कार्य क्षमता कितना हो गया, इसका 2 और इसका है तो 3 हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर 6 दिन में किया है। तो जब इसका कार्य क्षमता 3 था तो कितना दिन में काम कर दिया,
6 दिन में काम कर दिया। जब कार्य क्षमता 3 था तो कितना दिन में काम कर दिया? 6 दिन में काम कर दिया। अब क्या बोलता है? तो कहता है कि कौशल मतलब ये कुशल जो भी है इसका जो है ये कितना दिन में काम करेगा अकेले करेगा। तो देखिए इसका रफ्तार कितना है 1, 3 का रफ्तार तो 6 दिन में किया, जब 1 का रफ्तार होगा तो समय क्या लगेगा? रफ्तार आपका स्लो है, 3 रफ्तार 6 दिन में, अब रफ्तार क्या है? 1 है, तो रफ्तार 1 है मतलब स्लो काम कर रहे हैं, तो स्लो काम करेंगे तो समय क्या लगेगा काम करने में? ज्यादा दिन लगेगा। तो ज्यादा दिन लगेगा तो क्या करेंगे? जो लिखा लिख दीजिए, ज्यादा दिन मतलब ज्यादा वाला को ऊपर और कम वाला को नीचे, तो 6 दिया 18 दिन लगेगा। क्लियर है फंडा? क्या लगेगा? 18 दिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 पुरुष एक मॉडल को 35 दिनों में बना लेते हैं। 16 आदमी जो है ना एक मॉडल को 35 दिनों में बना सकते हैं। बढ़िया। फिर आगे कहता है 25 पुरुष इसी मॉडल को बनाने में कितना समय लगाएंगे? तो 25 पुरुष इसी मॉडल को बनाने में कितना समय लगेंगे? नहीं कुछ नहीं है, बस तुलना करना है कि 16 आदमी को काम पे लगाएं, 16 पुरुष को काम पे लगाएं तो 35 दिन में मॉडल बना है मेरा। अब हम 25 आदमी को लगाए हैं तो सिंपल सी बात है, ज्यादा आदमी काम पे लगाए हैं तो जल्दी काम हो जाएगा ना जी। तो जल्दी काम हो जाएगा मतलब समय कम लगेगा, तो जो लिखा है इसको लिख दीजिए यहां पे। और ज्यादा आदमी काम पे लगाए हैं तो समय अब क्या लगेगा? कम लगेगा। तो कम मतलब कम वाला को ऊपर, जो आपका रिजल्टेंट दिख रहा है बस वही काम करना है। कम समय लगेगा, कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। 5 से काटिए, 5 से 7 बार में, 5 से 5 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो 16 गुने 7, 16, 7 6 के 42 का 2 4 हाथ में और 7 4 112/5। तो 5 से भाग दें कितना आ जाएगा? तो 5 दूनी 10 और फिर 12 हो गया, 5 दूनी 10 और फिर 5 चौके 20 मतलब 22.4 दिन, है ना। 22.4 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा, है ना। बेहतरीन समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ऐसा उम्मीद है हमें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और कहता है क्या क्वेश्चन? कहता है कि एक नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या जिसका आंतरिक कोण 150 डिग्री है। देखिए आंतरिक कोण 150 डिग्री दिया हुआ है और आपको भुजाओं की संख्या निकालना है। तो हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि आंतरिक कोण इंटरनल एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण इक्वल टू होगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, जो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। ठीक है, तो देखिए आंतरिक कोण कितना दे रखा है मेरे पास? 150 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना। और हमको भुजाओं की संख्या निकालना। देखिए बोल क्या रहा ऑलरेडी समझिए क्वेश्चन क्या है। जैसे कोई बहुभुज है, जैसे बहुभुज ऐसे, है ना। अब इसके आंतरिक कोणों का मान दिया हुआ, अंदर के कोणों का मान दिया हुआ है क्या? 150। तो बोलता है कि कितनी सारी भुजाएं बनेंगी। ठीक है, तो देखिए 150 प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान है वो 150 डिग्री है, तो बोलता कितना सारा भुजा होगा। तो 150 पर दिया हुआ वैल्यू आंतरिक कोण का n का मान, मतलब भुजा क्या हो गया यहाँ पे? n। तो n का मान निकालना है, तो n का मान निकालना है तो n-2 और 180। तब 180 को हम लोग क्या करेंगे? इधर भेज देंगे या फिर डायरेक्टली काटते हैं, 0 से 0 चला गया, है ना। 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में। ठीक है, अब हम लोग इधर गुना कर लेंगे, 5n और 6n-12। एक बार इससे एक बार इससे कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो माइनस है तो इधर के प्लस हो जाएगा और 6n इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा 5n। तो n बराबर वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो 12 बराबर n, मतलब n बराबर 12, मतलब भुजा कितने होंगे? 12 भुजा होंगे। मतलब ये जो भुजा दिख रहा है साइड्स जो दिख रहा है ना, साइड्स कितने होंगे? तो 12 को साइड्स बनेगा ऐसे ऐसे, है ना। 12 साइड्स बनेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा तो इस तरह से बड़ा, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, मतलब इस तरह से 12 को साइड्स बनेगा, 12 भुजा बनेगा। क्लियर फंडा? समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। कहता है क्वेश्चन हमारा कि श्रीमती दीक्षा ने 575 रुपए 5% वार्षिक सरल ब्याज, देखिए सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सरल ब्याज के रूप में उधार लिया। 4 साल बाद वह कितनी राशि अदा करेगी? बात समझिए, सिंपल इंटरेस्ट है और उसने जो श्रीमती दीक्षा जो है 575 रुपए लेती है, मतलब प्रिंसिपल मेरा 575 हो गया और रेट मेरा 5%,
और कहता है कि 4 साल बाद कितना रुपए अदा करेंगे, टाइम कितना हो गया 4 इयर्स। देखिए 4 साल बाद कितना अदा करेंगे, सिंपल सी बात है, जो पैसा ली है वो तो देंगी और 4 साल में जो ब्याज बनेगा वो भी देंगी। तो जब हम मूलधन भी देंगे और ब्याज भी देंगे, मतलब क्या चुकाएंगे, मिश्रधन देंगे, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो किसी को भी कर्ज चुकाने के लिए, जब भी हम कर्ज चुकाते हैं तो क्या देते हैं, मिश्रधन देते हैं, मूलधन भी और साथ में ब्याज भी, जितना ब्याज बनेगा। क्लियर फंडा। तो बात समझिए, देखिए हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट में कि मूलधन प्रिंसिपल मेरा हमेशा 100% कहलाएगा, तो 100% का वैल्यू दे रखा कितना 575, और हमको मिश्रधन निकालना है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, है ना। तो प्रिंसिपल तो हमको मालूम है कि 100% है, परसेंटेज वैल्यू में क्या है 100% है प्रिंसिपल, लेकिन SI नहीं मालूम है। तो SI के लिए हम बताए थे फॉर्मेट कि SI परसेंटेज निकालने के लिए, SI परसेंट निकालने के लिए R इंटू टी करते हैं, है ना, जो कि हम स्टार्टिंग से बताते हैं आप लोगों को। तो R इंटू टी मतलब 5 चौके क्या हो जाएगा 20%, क्या हो गया 20%। तो मैं देखिए SI परसेंट कितना हो गया 20% और प्रिंसिपल कितना 100%, तो अमाउंट कितना हो गया, तो प्रिंसिपल मेरा 100% और SI मेरा 20%, मतलब कितना हो गया 120%। देखिए मन में ही कर सकते हैं, हम बस लिख के दिखा दें कि समझ में आपको अच्छे से आए। तो अमाउंट मेरा कितना हो गया 120%, क्योंकि कर्ज चुकाना है तो हमको अमाउंट ही चुकाना होगा। तो 100% का वैल्यू मेरा इतना है, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा 575 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 चला गया हमारा। अब 5 से काटते हैं तो 5 से 1, फिर आपका 1 to 5, 115 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से ये 6 बार में। अब गुना कर लेंगे 6 25 30 का 0 3 हाथ में, अब 3 हाथ में आ गया, 6 6 3 9 फिर 6, मतलब 690 रुपये चुकाना होगा। किसको, श्रीमती दीक्षा जी को चुकाना होगा 690 रुपये, तब जाके उनका कर्ज खत्म होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है देखना है, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है जो कि बहुत बार हम बता भी चुके हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। तो दो संख्याओं का जो अनुपात है, ए और बी वाली दो संख्या, इसका अनुपात दिया 8:9 और इसका एचसीएफ 6 दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है 6, और हमसे क्या पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखिए, अब बात समझिए यहाँ पे कि एचसीएफ 6 दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया और एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं, अगर आप लोग जो फॉर्मेट सीखे हैं तुरंत आप लोग मान स्टार्ट करेंगे, मान के संख्या बनाएंगे, संख्या बना के फिर एलसीएम फलसीएम में फॉर्मेट में जाएंगे। एक चीज आप लोगों को सिखाते हैं जो कि बहुत ही आप आसानी से उसे बना सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है। और कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट समझिए पहले क्या है। अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, बस अभी हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए। यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम दो संख्या लेते हैं अपने मन से, तो दो संख्या हम 20 और 25 ही लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो क्या निकलेगा एचसीएफ, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके, तो 5 से दोनों कट जाएगा, मतलब एचसीएफ क्या हो गया 5। अब एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो एलसीएम मेरा क्या हो गया 100। बढ़िया। अब समझना है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे अनुपात भी। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, जो कॉमन इसको काट देंगे 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में। बात समझिए, देखिए अभी तक जो आप लोग देखते थे एलसीएम, हमको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, तो आपको एलसीएम सिर्फ एलसीएम दिख रहा था। अभी एलसीएम के अंदर गहराई में देख पाइए कि एलसीएम के अंदर है क्या। अभी आप लोग एलसीएम के अंदर तक जा पाइएगा कि एलसीएम को जो बनाने में प्रोडक्ट लगा, जो चीजें लगी हैं वो क्या लगी हैं, एकदम अंदर तक जाकर देख पाएंगे आप लोग, ठीक है। इसको समझने के बाद देखिए, हमने दो संख्या लिया, उसका एचसीएफ भी निकाला, एलसीएम भी निकाला, उसका अनुपात भी निकाला। बस समझिए, दो संख्याओं का अनुपात को गुना करें, 4 गुने 5 क्या हो गया 20। जो संख्याओं का अनुपात उसको गुना कर लिए 20, और जो मेरा एचसीएफ है उससे गुना कर दिए। एचसीएफ से कितना आ गया 100। देखिए जो आया वो किसके बराबर में है, एलसीएम के बराबर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलसीएम के अंदर जो होता है वो अनुपातों का गुणनफल होता है। क्या होता है, अनुपातों का गुणनफल, और गुणे में क्या होता है एचसीएफ। किसी भी एलसीएम के अंदर क्या होता है, अनुपातों का गुणनफल होता है, और गुणे में क्या होता है एचसीएफ होता है। तो अब आपको एलसीएम के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि संख्या का अनुपात का गुणनफल होगा और गुणे में एचसीएफ होगा, मतलब इन दोनों का मल्टीपल होगा और साथ में एचसीएफ होगा, तब जाके बना होगा एलसीएम। सही है। तो एलसीएम बनाने के लिए क्या चाहिए, अनुपातों का गुणनफल चाहिए। तो गुणनफल क्या हो गया 8 9 72।
ये चाहिए, और साथ में गुने में क्या चाहिए होगा, तो गुने में HCF चाहिए होगा। तो 72 गुने 6 क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1 और 7 6 के 42, 42 और 1 43, तो 43, मतलब 432। ये क्या निकल गया, यही तो मेरा एलसीएम निकल गया। मतलब एलसीएम क्या निकल गया, 432। देखिए एलसीएम में क्या होता है, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल और गुने में एचसीएफ, जो कि हम यहां से प्रूव किए कि अनुपातों को गुना किए और एचसीएफ से गुना किए तो एलसीएम बन गया अपने आप। मतलब एलसीएम जो था हमारा उसके बराबर में वैल्यू आ गया ना। तो सिंपल सी बात है, जब भी एलसीएम बनाना हो तो संख्याओं के अनुपातों गुना कीजिए और जो एचसीएफ उसे गुना कर दिए, फिर जो आएगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेलीफोन का 2 मिनट 30 सेकंड का बिल जो है 11 रुपए है। 2 मिनट 30 सेकंड का जो बिल है वो 11 रुपए है, और कहता है कि 3 मिनट 20 सेकंड का बिल क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस क्या कीजिए, इसको चेंज कर लीजिए मिनट में पूरा को, या तो पूरा सेकंड में चेंज कर लीजिए या तो पूरा को मिनट में ही चेंज कर लीजिए, जो आपको सुविधा लगता है। तो हम इसको सेकंड में चेंज करते ज़्यादा आसान लगेगा, है ना। 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 120 सेकंड और प्लस 30 सेकंड, मतलब 150 सेकंड। मतलब हम 150 सेकंड मान लीजिए बात किए तो हमको कितना रुपया देना पड़ा, 11 रुपया। तो बोल रहा है कि 3 मिनट 20 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में कितना हो जाएगा, 180 सेकंड, है ना। और प्लस में 20 सेकंड मतलब 200 सेकंड। तो देखिए 150 सेकंड में 11 रुपया, तो 200 सेकंड में कितना लगेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको कि 200 में निकालना है आपको। तो सिंपल सी बात है कि 150 सेकंड में हम 11 रुपया पे कर रहे हैं, तो 2 सेकंड बात करेंगे तो ज़्यादा रुपया जमा करेंगे। तो ज़्यादा रुपया जमा करेंगे मतलब ज़्यादा वाला को ऊपर लिख देंगे और कम वाला को नीचे। 0 0 गया, 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो 44/3। अब देखते हैं ऑप्शन जो दिया क्या पॉइंट में दिया है या फिर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो देखेंगे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो पॉइंट में दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लेंगे। तो 3 1 जा 3, तो 14 हो गया, 3 4 जा 12 और 2 हो गया। तो फिर आपका हो जाएगा 6 3 8 6, फिर आगे 6 6, मतलब ऐसे चलते रहेगा, मतलब 4.6। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है फंडा। तो समझ में उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर दिए। तो फिर आगे चलेंगे नए सीरीज के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।